नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ निधि, सुमित और सुरभि भी मौजूद हैं। शुरुआत आज की सबसे अहम खबर के साथ कर रहे हैं। खेल मंत्रालय ने आईओए को चिट्ठी लिख दी है। एडहॉक कमेटी गठित करने को कहा गया है। कमेटी WFI के रोज का काम देखे, ये खेल मंत्रालय की तरफ से ताकीद की गई है, क्योंकि कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है। जो नए अध्यक्ष संजय सिंह निर्वाचित हुए थे, उनके समेत जो सभी निर्वाचित सदस्य थे, उनका निलंबन हो चुका है। पूरे संघ के निलंबन के बाद खेल मंत्रालय ने आईओए को चिट्ठी लिखी। और खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को लेकर बड़ा फैसला आज लिया। सरकार ने कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी के फैसले लेने पर रोक लगा दी है। सरकार का यह फैसला ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। हाल के दिनों में विवादों में रहे भारतीय कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय की ओर से बड़ा झटका लगा। मंत्रालय ने WFI को अगले आदेश तक अपनी सभी गतिविधियों को निलंबित करने का निर्देश और WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह के किसी भी फैसले पर रोक लगा दी है। WFI पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। भारतीय कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह पर WFI के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। संजय सिंह ने अंडर 15, अंडर 20 टूर्नामेंट का ऐलान किया था। संजय सिंह ने जल्दबाजी में फैसला लिया। फैसले से पहले पहलवानों को सही से सूचित नहीं किया गया। WFI के संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। WFI के संविधान के मुताबिक इस तरह के फैसले कार्यकारी समिति में लिए जाते हैं और बैठक के लिए उचित समय दिया जाता है, जिसके लिए न्यूनतम नोटिस की अवधि 15 दिन की होती है। ऐसे में संजय सिंह पर हर फैसला इन प्रावधानों को दरकिनार करके लेने का आरोप है। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के जीतने के बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। और खेल मंत्रालय की कार्रवाई के बाद कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि 21 दिसंबर को ही कुश्ती से अपना नाता तोड़ चुका हूं और अब ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए। तो मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त, उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। 11 से 12 साल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ने कहा कि साक्षी मलिक का भी संन्यास, मेरा भी संन्यास, समाचार समाप्त। हालांकि जिस साक्षी मलिक के सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने समाचार समाप्त होने की बात कही, उसी मुद्दे पर साक्षी मलिक ये कह चुकी हैं कि लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। ये शुरुआत है। बहन बेटियों की लड़ाई थी, रेसलिंग में जो बच्चे बच्चियां लड़कियां हैं उनके लिए लड़ाई थी। तो बस यही कहना चाहूंगी कि पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है। ब्रजभूषण सिंह ने ये भी साफ कर दिया कि वो कुश्ती खेल कर आए हैं, आगे भी वो कुश्ती में योगदान देते रहेंगे। ऐसे में आगे अब क्या रुख होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अब उनके लिए तो काम करता रहूंगा। अब ये एकेडमी हम चला रहे हैं, एकेडमी में मेरे 100-150 बच्चे हैं और मैं खुद जो है कुश्ती खेला हूं और कुश्ती के बदौलत यहां तक पहुंचा हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस मुलाकात में क्या हुई बात, क्या संदेश मिला, इन सवालों के जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। तो मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त, उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। 309 दिन से जारी विवाद को ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन पंक्तियों के साथ विराम देने का दावा किया। ऐलान किया कि अब उनका न कुश्ती से न ही कुश्ती संघ से कोई नाता रहा, बस अब राजनीति पर ध्यान देंगे। अपना चुनाव देखूंगा। दबदबे पर दम भरते हुए ब्रजभूषण सिंह के तेवर थोड़े बदले दिखे। वजह बताई जा रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात में नड्डा से क्या बात हुई ये तो ब्रजभूषण ने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर इशारा कर दिया कि उन्हें संदेश क्या मिला। मेरे पास भाई और बहुत काम है मेरे पास। अब मैं अपना काम करूंगा, अपना चुनाव देखूंगा। ब्रजभूषण सिंह ने ये भी दावा किया कि कुश्ती संघ पर जारी विवाद को लेकर जेपी नड्डा से उनकी कोई बात नहीं हुई। पार्टी आला कमान इंस्ट्रक्शन दी है? नहीं, कोई। सवालों से घिरे ब्रजभूषण सब पीछे छोड़कर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विवादों से अभी पीछा छूटता नहीं दिख रहा। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बोल आज बदले नजर आए। वहीं खबर यह भी सामने आ रही है कि खेल मंत्रालय के फैसले पर कुश्ती संघ कोर्ट का भी रुख कर सकता है। हालांकि संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है कि अभी वो आदेश की कॉपी पढ़ने के बाद अपनी राय देंगे। खेल मंत्रालय के आदेश के बाद भारतीय कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष
संजय सिंह ने मंत्रालय की पूरे फैसले की जानकारी से इनकार किया और कहा कि मंत्रालय के आदेश को पढ़ने के बाद ही वो कोई प्रतिक्रिया देंगे। देखिए, अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है, तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। जो भी है अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ। इस बीच ये भी खबर आई कि कुश्ती संघ खेल मंत्रालय के फैसले के खिलाफ कोर्ट का रुख कर सकता है। WFI की दलील है कि नई बॉडी का चुनाव नेशनल स्पोर्ट्स कोड और कुश्ती फेडरेशन के संविधान के मुताबिक हुआ है। संघ ने ये भी दावा किया कि टूर्नामेंट अगर जल्दी नहीं कराते हैं तो कई खिलाड़ियों की उम्र निकल जाती। और कुश्ती संघ के खिलाफ एक्शन के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कुछ अच्छा हुआ है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष किसी महिला को बनाया जाना चाहिए। पहली तस्वीर 21 दिसंबर की है, जब बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह की जीत के तुरंत बाद पहलवान साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संन्यास का ऐलान किया था। उस दौरान साक्षी की आंखें नम थी। वहीं दूसरी तस्वीर आज की है। कुश्ती संघ को सस्पेंड करने के बाद साक्षी के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है और साथ ही साक्षी ने ये भी साफ कर दिया कि कुश्ती की भलाई के लिए लड़ाई आगे जारी रहेगी। पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये पहला कदम है। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। खेल मंत्रालय के इस फैसले पर साक्षी मलिक की मां कृष्णा मलिक ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कुश्ती से संन्यास के फैसले पर दोबारा विचार करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के घर के बाहर फुटपाथ पर पद्मश्री रखकर आए पहलवान बजरंग पुनिया ने भी सम्मान वापस लेने की बात कही। वहीं खेल मंत्रालय के फैसले पर विनेश फोगाट ने भी ट्वीट कर खुशी जताई है। सोशल मीडिया एक्स पर विनेश ने लिखा कि बस इस बात का सब्र है, ऊपर वाले को सब खबर है। और खेल मंत्रालय के फैसले पर विपक्ष ने हमला बोला है और कहा कि पहले आरोपियों को बचाया गया और अब दिखावे के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। विपक्ष ने सरकार के फैसले को देर से लिया गया निर्णय बताया। कांग्रेस ने कहा कि ये विवाद भारत की बेटियों की अस्मिता से जुड़ा है, लेकिन सरकार ने अपने लोगों को बचाने की कोशिश की। विवाद को जानबूझ करके मोदी सरकार ने अपने मंत्रालय के जरिए अपने सांसद को बचाने के लिए लगातार लंबा खींचा। सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा कि खिलाड़ी रिटायरमेंट ले रहे थे, पद्मश्री वापस कर रहे थे, तब सरकार क्या कर रही थी। ओलंपिक मेडल जीतने वाले हमारे अगर पहलवान, ये नौबत आ गई कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, पद्मश्री वापस लौटाए जा रहे हैं, उसके बाद सरकार जागती है, तो ये कौन सी जीत है। आम आदमी पार्टी ने साक्षी मलिक की मांग का समर्थन किया और कहा कि संघ में महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुश्ती की स्टेट यूनिट को भी भंग करना चाहिए क्योंकि वहां भी अनियमितताएं हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को पूरे रेसलिंग फेडरेशन के इस तंत्र को दोबारा से रीलुक करना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुंबई के चूना भट्टी इलाके में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। आपको बता दें, अंधाधुंध फायरिंग में एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। अज्ञात शख्स ने 10 राउंड फायर किया है और उसी लोकेशन की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां मामले की जांच पुलिस कर रही है। मौके पर पहुंची पुलिस किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस बारे में और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी राजीव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, क्या खबर इस बारे में? देखिए, दोपहर बाद की घटना है। पप्पू एरुंगकर नाम का एक स्थानीय आपराधिक व्यक्ति था, उसकी आपराधिक छवि थी, उसके अलावा उसके 2 और भी साथी थे। ये लोग वहां आजाद गली में चूना भट्टी में मौजूद थे। इसी दरमियान बाइक पर कुछ लोग आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई है। इसमें 3 लोग घायल हुए थे, पप्पू और उसके बाकी दोनों साथी। इन तीनों को ही लेके जाया गया सायन अस्पताल, जहां पर एक शख्स की मौत की पुष्टि जो है मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों ने की है। फिलहाल घटना की वजह अभी जो बताया जा रहा है प्राथमिक तौर पर कि आपसी रंजिश का मामला था, चूंकि जिन लोगों ने फायरिंग की है उनके बारे में पुलिस का कहना है कि वो लोग भी इसी इलाके के रहने वाले हैं और पप्पू की आपराधिक छवि का शख्स था, निजी रंजिश थी, इसी वजह से फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। कश्मीर के बारामूला में अजान देते वक्त रिटायर्ड एसएसपी की हत्या कर दी गई।
आतंकियों की इस हरकत से पूरा इलाका सदमे में। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई है, जहां एक रिटायर्ड एसएसपी की अजान देते समय हत्या कर दी गई। घटना बारामूला के गंठमूला की है, जहां अजान देते वक्त मोहम्मद शफी की हत्या कर दी गई। जहाँ पर हमारी माइक लगी अजान के लिए, उसके पीछे एक खिड़की है, कोई खिड़की का शीशा पूरा थोड़ा टूट चुका था और उसके वो छींटे मस्जिद में गिरे थे सारे। इस घटना के बाद कश्मीर जोन पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मोहम्मद शफी की हत्या के पीछे की वजह का खुलासा भी नहीं हो पाया है। हादसे के बाद पूरा परिवार स्तब्ध है। बस या मत माई खराब हो गई या उसका मत या कुछ फट गया, उसी की आवाज आ गई। मेरी बहू ने खिड़की से, क्योंकि हम नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे थे, मेरी बहू ने कहा कि उधर रोने की आवाज आ रही है। वैद में हम गए वहाँ पर, उधर मेरे भाई ये। पिछले कुछ दिनों से घाटी में आतंकी फिर से सक्रिय हुए हैं, जिसका सुरक्षा बल डटकर मुकाबला कर रहे हैं। और TV9 संवाददाता इरफान कुरैशी ने उस मस्जिद का भी जायजा लिया जहां आतंकियों ने पूर्व एसएसपी की हत्या कर दी। अफसर मोहम्मद शफी ठीक इसी मस्जिद में मौजूद थे। ये घाटमूला का इलाका है, शीरी बारामूला का। आपको अंदर जाकर तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जामा मस्जिद है इस इलाके की। यहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं और सुबह वो मामूल के तौर पर यहाँ आए थे अजान देने के लिए। और आप देख सकते हैं इस तरफ अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं तो ये जो कांच टूटा है, यहाँ से निशाना बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि इस तरह की कोई भी आशंका इस इलाके में नहीं थी। पूरा पीसफुल इलाका है ये, और ये वारदात जो है काफ़ी समय बाद इस तरह की इस इलाके में देखने को मिली। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग इस पूरे इलाके में सुबह से ही आ रहे हैं। और मोहम्मद शफी जो रिटायर्ड पुलिस अफसर थे, वो काफ़ी यहाँ इलाके के कामों में वो मसरूफ़ रहते थे और ख़ासतौर पर अजान देने के लिए इस मस्जिद में आते थे। इस तरफ आपको मुर्दा दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं मस्जिद है, अभी भी यहाँ लोग अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। और वो यहाँ जब आए थे तो गात लगाकर उन पर जो है हमला किया गया। इस पूरे इलाके में इस वारदात के बाद गम का माहौल है और लोग कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इन्हें निशाना क्यों बनाया गया। और आतंकियों की इस हरकत से स्थानीय लोग गुस्से में हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं है। रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी मीर को मस्जिद में अजान देते वक्त मारा गया। वो सुबह की अजान दे रहे थे। आतंकियों की इस हरकत पर हर कोई हैरान है। ऐसा आदमी हमारे से जुदा जाना ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ऐसा आदमी खास मिलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिटायर्ड एसएसपी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। कहीं ना कहीं इट्स वेकअप कॉल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारी पुलिस के लिए, कि वो देखे कि इतना बड़ा ऑफिसर जो रिटायर होकर घर में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था, इस पर अटैक हो जाना ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। कांग्रेस नेता फयाज अहमद मीर ने कहा कि बारामूला में इंसानियत का कत्ल हुआ है, क्योंकि मस्जिद में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। वक्त की सरकार बहुत दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में 370-35 से ख़त्म होने के बाद हालात ठीक हुए हैं। आपने खुद ही देखा कि हम मस्जिद शरीफ में सेफ नहीं है, तो घरों की तो बात ही नहीं है। ठीक आपके पीछे इसी मस्जिद शरीफ में आपने देखा और कैसे इसका कत्ल हुआ है। सुबह राजौरी में शहीद हुए जवानों को आज अंतिम विदाई दी गई। राजौरी के ही मिलिट्री हॉस्पिटल में इन जांबाजों को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच आज राजौरी में उन शूरवीरों को अंतिम विदाई दी गई जिन्होंने अपने देश की रक्षा में जान की आहुति दे दी। आतंकवादियों ने बीते गुरुवार को घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया था, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई थी। आज राजौरी में नायक बीरेंद्र सिंह, राइफलमैन गौतम कुमार, नायक करण कुमार और राइफलमैन चंदन कुमार को राजौरी के मिलिट्री अस्पताल में श्रद्धांजलि दी गई। गुरुवार को हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का आतंकवाद विरोधी अभियान चौथे दिन भी जारी है। माना जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी आतंकी छिपे हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस हमले में 3 जवान घायल भी हुए हैं। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की शाखा पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने घात लगाकर किए गए इस हमले की जिम्मेदारी ली। सुरक्षा बल पुंछ के थाना मंडी सुरनकोट क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच जम्मू के अखनूर के एक खोड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां पर पुलिस को भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन हथियारों को ड्रोन के जरिए गिराया गया है। तो देश ने नम आंखों से इन जाबाजों को विदाई दी। राजौरी में 4 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और इस मौके पर TV9 भारतवर्ष के संवाददाता भी मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट देखिए।
21 दिसंबर 2023 ये वो तारीख है जिस दिन भारतीय सेना की तरफ से डेरा की गली के घने जंगलों के अंदर महा ऑपरेशन आतंक के खिलाफ चलाया गया। वहीं इस ऑपरेशन के दौरान जब भारतीय सेना ने 3:45 पे रीइंफोर्समेंट बुलाई तो आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना की 2 वाहनों पर फायरिंग की गई। इसी फायरिंग में भारतीय सेना के 4 वीर जवान देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। राजौरी में जहां पे भारतीय सेना की तरफ से अंतिम विदाई जो है अपने ब्रेव हार्ट्स को दी जा रही है। नायक बीरेंद्र सिंह, राइफलमैन गौतम कुमार, नायक करण कुमार, राइफलमैन चंदन कुमार, ये वो वीर जवान हैं जिन्होंने देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डीएम के सांसद दयानिधि मारन के हिंदी भाषी पर विवादित बयान के बाद सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। मारन के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर हल्ला बोल दिया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए गिरिराज सिंह ने लिखा कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव हिंदी भाषी लोगों पर अपने गठबंधन सहयोगी की राय से सहमत हैं? उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि डीएमके और इंडिया गठबंधन को हिंदी भाषी बिहारी भाइयों और बहनों से इतनी नफरत क्यों है। कोई बड़ी बात नहीं कि बिहार में जनता दल यू का विलय राष्ट्रीय जनता दल के साथ होने वाला है, विश्वस्त सूत्र से लोगों ने मुझे बताया। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने राहुल, अखिलेश और दूसरे नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता इसका जवाब देगी। इसका जवाब श्री राहुल गांधी जी को देना चाहिए, श्री अखिलेश यादव जी को देना चाहिए, और जो ऐसी पार्टियों से अपने रिश्ते रखते हैं और उत्तर भारत में राजनीतिक सफलता की आस भी रखते हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। दरअसल हिंदी भाषी लोगों को लेकर डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी विपक्षी गठबंधन पर काफी हमलावर है। IT कंपनी कई நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க, இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க, இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும்। और हिंदी बोलने वालों पर दयानिधि मारन के विवादित बयान पर बीजेपी और आरजेडी ने भी खुलकर विरोध किया है। इनके गुनाहों की गिनती अगर आप करेंगे तो आप गिनती पूरी नहीं हो पाएगी। कभी सनातन पे वार, कभी हिंदी भाषी लोगों पर प्रहार, और कहेंगे जी, कभी कहेंगे कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये जो बिखराव और टकराव की इनकी मानसिकता है, ये विकृत मानसिकता है, ये मानसिक रूप से दिवालियेपन के कगार पे खड़े हुए हैं। और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिस रास्ते पर देश को सियासत कर रहे हैं अपनी, वो रास्ता जो है इनको जो है वो गड्ढे में डालने वाला है। बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं, पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों में, और ये बात जो है लोगों को समझना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनावों में पिछले चुनावों के मुकाबले 10% से ज्यादा वोट पाने का टारगेट रखा गया। 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। राज्यों के नतीजों से उत्साहित बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए 350 प्लस का टारगेट रखा है। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 37.4% था और इस बार पार्टी इसे 50% के पार ले जाना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीजेपी नेताओं को संदेश भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि 2024 में हैट्रिक लगानी है, 50% वोट पाने की कोशिश हो, जीत ऐसी हो कि विपक्ष 10 बार सोचे, बूथ स्तर तक चाक चौबंद व्यवस्था हो। साथ ही 2024 के चुनाव के लिए प्लानिंग भी तैयार की गई है, जिसमें कहा गया है कि राम मंदिर पर बीजेपी के काम जनता तक पहुंचाए, आरएसएस वीएचपी के आयोजनों में मदद करे, 1 जनवरी से पूरे देश में कार्यक्रम करे, 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचे, मंदिर के खिलाफ विपक्ष के फैसले बताएं। साथ ही बीजेपी की तरफ से पूरे देश की लोकसभाओं को क्लस्टर में बांटा जाएगा और नए मतदाताओं को जोड़ने पर विशेष फोकस होगा।
और वतन को जानो कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में कश्मीर से आए छात्रों से मुलाकात की। छात्रों ने प्रधानमंत्री से अपने मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वतन को जागो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर से आए 250 छात्रों से मुखातिब हुए। यहाँ कश्मीर के सभी जिलों से आए छात्र मौजूद थे, जिनसे पीएम मोदी ने कुछ सवाल किए। इस दौरान कई स्टूडेंट अपने मन की बात करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए उनसे देश को जानने का आह्वान किया। पीएम मोदी खुद वतन को जानो कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत छात्रों को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है ताकि वो देश को करीब से देख और समझ सके। आज दिल्ली में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के कमजोर वर्ग से ताल्लुकात रखने वाले 250 छात्र देश का दौरा कर रहे हैं। ये छात्र इससे पहले जयपुर और अजमेर का दौरा कर चुके हैं। इसके पहले पीएम मोदी देश के लोगों से भी इसी तरह का आह्वान कर चुके हैं और कहा है कि विदेश जाने से पहले हर भारतीय को देश में भ्रमण करना चाहिए ताकि वो विदेश में अपने देश की सही जानकारी दे सके। 15 दिसंबर समाज कल्याण विभाग ने जम्मू कश्मीर और राज्य के सभी जिलों से चयनित 250 बच्चों के एक समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस यात्रा का मकसद युवाओं को देश की संस्कृति और सामाजिक विविधता से परिचय कराना है। और अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। इससे पहले शहर में हर तरह की तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या नगरी को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रशासन ने किस तरह के उपाय किए हैं, देखिए TV9 भारतवर्ष की ये खास रिपोर्ट। उम्मीद है कि अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में अयोध्या नगरी को प्रदूषण से बचाने के लिए खास तैयारियां की गई। अयोध्या में गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी इन गाड़ियों की संख्या 10 से 12 ही है, जिसकी संख्या आने वाले दिनों में बढ़ाई जाएगी ताकि अयोध्या के इनर सर्कल में प्रदूषण की समस्या पर रोकथाम लगाई जा सके। हम लोग भी आम जनता के लिए, जैसे यहाँ के जिलाधिकारी हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए, कोई भी है, अन्य अधिकारी हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, सबके लिए सुख सुविधा हम लोग दे रहे हैं। अब देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई, कोई आवाज़ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और अयोध्या की सड़कों के लिए खास करके ये बहुत ही एक तरह से वरदान है। और ये व्यवस्था इसलिए भी की गई है क्योंकि इस व्यवस्था से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके। अमूमन एक बार जब बैटरी चार्ज होती है तो कितना दूर चल पाती है? कम से कम 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर चल पाती है, मतलब एक दिन पूरा दिन भर चल पाती है। एक बार चार्ज होने के बाद इन बैटरी गाड़ियों से 100 किलोमीटर का सफर तय किया जा सकता है। एक बार में इसमें 5 लोग ही सफर कर सकते हैं। इस गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में पिछले कई सालों से कर्मचारी जुटे हुए हैं। राम मंदिर कार्यशाला में किस तरीके से काम किया जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में पत्थरों को तराशने और नक्काशी का काम तेजी से चल रहा है। पत्थरों को नागा शैली से तराशा जा रहा है, जिसमें लंबा वक्त लगता है। इन पत्थरों को मंदिर की दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगाया जाना है। राम जन्मभूमि का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। अभी जो जन्मभूमि बन रही है वो फर्स्ट फ्लोर की बन रही है, लेकिन सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर की जो बैकअप चीज़ें हैं वो भी यहीं पे आपको दिख रही हैं। और बहुत ही ये बारीक काम है जिसमें कि कई सारे मजदूर कई सारे वर्षों से लगे हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर हो चुका है, अब ये सेकंड फ्लोर, बाकी थर्ड फ्लोर और जहां आवश्यक लगेंगे, यहाँ जहां उसका डिज़ाइन का फिक्स किया हुआ है, यहाँ ये पत्थर लगेंगे। उसके लिए उसकी तैयारी चल रही है। मैं तो बहुत महीन काम देख पा रहा हूँ। एक इस तरह के पिलर को तैयार करने में कितना वक्त लगता है? कम काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। लगता है ये सारा नागर शैली का है। हम अपने सामने में देख रहे हैं कि कार्यशाला में किस तरीके का काम हो रहा है और इस काम में महिलाएं जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे काम कर रही हैं। कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए ये काम? मुश्किल तो है, मगर हम लोग खुशी से कर रहे हैं। भगवान की सेवा का अवसर मिला है। अच्छा। और अयोध्या में राम मंदिर समारोह में राम धुन को एक नए अंदाज में पेश करने के लिए लखनऊ में किस तरह की तैयारी की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में 22 जनवरी को जो ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें आपको कई ऐसी चीजें पहली बार देखने को मिल सकती है जो आपने इससे पहले कभी न देखी हो। समारोह के दौरान प्रस्तुति देने के लिए लखनऊ के इस म्यूजिकल ग्रुप ने आवेदन दिया है। मंजूरी मिली तो समारोह के दौरान आपको राम धुन का ये वेस्टर्न अंदाज देखने को मिल सकता है।
पहली बार ऐसा ड्रम का ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो ये टी सीरीज़ का लखनऊ में इंस्टीट्यूट है और हमारे स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे एक साथ ड्रमिंग करके राम भक्ति को, राम धुन को हम लेके आए हैं। और ये इस बार होपफुली ये कॉन्सेप्ट हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ एक साथ मिलके हज़ारों लोग ड्रम के माध्यम से इस अयोध्या की भव्य उद्घाटन का मजा लेंगे। ड्रमिंग के जरिए भगवान राम को समर्पित रघुपति राघव भजन को एक नए अंदाज में पेश करने की तैयारी की जा रही है। और अयोध्या की दीवारों को सजाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से कलाकारों को भी बुलाया गया है, जहां हरियाणा और यूपी के कलाकार अयोध्या नगरी की खूबसूरती में चार चांद लगाने में जुटे हुए हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर अयोध्या में श्री राम की पैड़ी के आसपास के इलाकों की दीवारों पर भगवान श्री राम से जुड़ी तस्वीरों को उकेरा जा रहा है। तस्वीरों में रामायण से जुड़ी तस्वीरों को वर्णित करते श्री राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं को दर्शाया गया है। देखिए कितनी खूबसूरती से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्वरूप को दर्शाया गया है। हरियाणा के अभिमन्यु सोनी की टीम को इस कार्य के लिए बुलाया गया है। इस चित्र में श्री राम प्रभु को दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हो, उन्हें तो पूरा विश्व जानता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से, तो मैंने उन्हें यहाँ पर एक मर्यादित उसमें दिखाया है, आशीर्वाद देते हुए वर मुद्रा में धनुष के साथ, और पीछे मैं सूर्य बना रहा हूँ बड़ा सारा, क्योंकि वो सूर्यवंशी थे। वहीं यूपी के जालौन से आए मोहम्मद मुस्तकिम ने भगवान हनुमान की आकृति को इतनी खूबसूरती से बनाया है, इसकी एक झलक भी देखिए। मोहम्मद मुस्तकिम ने कहा, इस समय अयोध्या में काम करते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मानो वो किसी उत्सव में हो। अनुभव बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे मतलब एक ऐसा लग रहा है जैसे हम उत्सव मना रहे हैं। तस्वीरों में हनुमान के बाल रूप से लेकर और केवट संवाद की पेंटिंग लोगों को आकर्षित कर रही है। और अयोध्या में भगवान राम के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। भगवान श्री राम के आगमन की तैयारी हो और भगवान हनुमान का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अयोध्या नगरी में रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शन में भगवान हनुमान की मिट्टी से तैयार इस प्रतिमा को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। प्रदर्शन में कलाकारों द्वारा रेजन आर्ट और मार्बल पाउडर से तैयार ये पेंटिंग भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कलाकार भाई बहन हैं, वो कहीं न कहीं एग्जीबिशन से आने वाले समय में कला का प्रचार प्रसार और राम धुन का ये पूरे संसार में फैलेगा। साथ ही कैनवस पर उकेरी गई पेंटिंग भी लोगों का दिल छू रही है। प्रदर्शनी में पहुंचे लोग अपने घरों के साथ गेस्ट हाउस में लगाने के लिए इन पेंटिंग को खरीद भी रहे हैं। इतना कलरफुल अयोध्या हो गया है, इतना अच्छा हो गया है कि बड़ा अच्छा महसूस होता है। मन करता है बस यहीं आए और देखते रहें। श्री राम जी की जन्मभूमि है, महापुरुष है, पुरुषोत्तम है। ऐसी चीजें पेंटिंग लगाई जाएगी जब, तो देखने वाले जो बाहर से आएंगे वो प्रेरित होंगे। बहुत अच्छी चीजें हैं। कला के माध्यम से अयोध्या के बारे में बताया जा रहा है, बच्चे अपनी संस्कृति और उसके बारे में जान रहे हैं। और अब आपको गुजरात के द्वारका से महारास की भव्य तस्वीर दिखाते हैं। इस महारास में 37,000 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया है। वहीं इसके लिए जगत मंदिर को विशेष रूप से सजाया भी गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म हमेशा अटल है और रहेगा। समय समय पर समाज में कुछ विसंगतियां आती रहती हैं, दूर होती रहती हैं। हमारी प्रार्थनाओं में संपूर्ण सुख का विचार, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। पहले दुनिया इस दृष्टि को ग्रहण करे, इसको कहते हैं सनातन। समष्टि और कल्याण की कल्पनाएं सनातन के प्रकाश में ग्रहण करें, क्योंकि जैसा कहा गया, चिदानंद जी महाराज ने कहा कि सनातन वो है जो है, जो था, है और रहेगा। यहां हमको भी सोचना है कि था ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन जो था और है प्राचीन काल से आ रहा है, उसमें कई प्रभाव जुड़ते हैं। कई बार कुछ विकृतियां आती है जो पाठभेद के कारण दूसरी बातें घुस जाती है, अर्थलोप के कारण शब्द केवल रहते, उसके कारण कुरीतियां बनती है। तो जो रहेगा वो सनातन है। और हिमाचल प्रदेश में नए साल का उत्साह दिख रहा है, लेकिन ये उत्साह पुलिस और प्रशासन के लिए थोड़ी मुश्किलें भी लाया है। कैसे? 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए।
क्रिसमस और नए साल की तैयारियां चल रही हैं। उस बीच हिमाचल के कुल्लू की ये तस्वीरें कारोबारियों का उत्साह बढ़ाने वाली हैं, तो वहीं इस लंबे जाम को खत्म करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। जहां तलक नजर फेरेंगे आपको गाड़ियों की लंबी लंबी कतार दिखेगी। दरअसल नए साल और क्रिसमस के मौके पर हिमाचल में सैलानियों की आवक काफी बढ़ी है। इसकी वजह से जगह जगह जाम लग रहे हैं। एक तरफ कुल्लू में परेशानी बढ़ाने वाली जाम है, तो दूसरी तरफ रोहतांग में बर्फबारी भी हो रही है, जिसका लुत्फ पर्यटक उठाते दिखे। नए साल और क्रिसमस के मौके पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने से न सिर्फ जाम की समस्या है, बल्कि सुरक्षा भी एक चिंता है। जाम और सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस ने पुख्ता तैयारी भी की है। ट्रैफिक की, टूरिस्ट की जो आवागमन होगी, उसमें पुलिस भी एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, हम फैसिलिटेटर की भूमिका को निभाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है हमारी कैपिटल में आए, स्टेट में आए। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमने एक मीटिंग का दौर कर लिया है। और अब बात करते हैं यूपी की, जहां पर अतिक्रमण पर हथौड़ा चल गया है। लखनऊ में माफिया मुख्तार के करीबी के खिलाफ एलडीए ने कार्रवाई की है। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। प्लीज आप लोग सिविलियन जितने यहाँ से चले जाएं, कोई नहीं होना चाहिए इधर। प्लीज आप लोग जाएं यहाँ से। पुलिस की मुनादी, सैकड़ों की भीड़, दीवार पर पड़ते हथौड़े। ये तस्वीरें गवाही हैं कि यूपी में अब माफिया का राज खत्म हो चुका है। जगह है लखनऊ का बर्लिंगटन क्रॉसिंग इलाका, जहां विकास प्राधिकरण की टीम माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, मुख्तार के करीबी बिल्डर सिराज अहमद की बिल्डिंग पर ताबड़तोड़ हथौड़े मारे जा रहे हैं। लोगों की भीड़ सब देख रही है। जिनके नाम से लोग कांपते थे, आज उन्हीं की काली कमाई को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। एलडीए की टीम यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों को खंगालने में जुटी हुई है। उसी क्रम में एलडीए ने एफआई टावर में बनी 2 फ्लोर के 24 फ्लैट और एक पेंट हाउस को अवैध घोषित कर कार्रवाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, एलडीए ने बिल्डर सिराज अहमद के न्यू एफआई हॉस्पिटल को भी सील कर दिया है। वहां पर रहने वाले लोग इस कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं और विकास प्राधिकरण की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। और चलिए अब आपको एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कोविड में एक दिन में करीबन 656 नए मामले सामने आए हैं। जी, देश में कुल मरीजों की संख्या अब 3742 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड से एक शख्स की मौत भी हो गई है। आगे बढ़ेंगे। अरब सागर में भारतीय नेवी का जहाज एक्शन में है, जहां हूती का निशाना बने जहाज को सुरक्षा में पहुंचा। आपको बता दें, विक्रम की निगरानी में जहाज मुंबई की ओर बढ़ा है और अरब सागर में विक्रम जहाज का बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया है। और वहीं लाल सागर में एक और जहाज पर हमला किया गया है। इस जहाज पर अफ्रीकी देश गैबोन का झंडा था, जिसमें 25 भारतीय भी सवार थे। इससे पहले अमेरिका ने दावा किया है कि जहाज पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया। हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच अरब सागर में भारत आ रहे जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया है। हूती विद्रोहियों की तरफ से अरब सागर में लगातार इजरायली जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। विद्रोहियों ने इस बार भारत के मैंगलोर आ रहे एमवी कैंप प्लूटो जहाज पर ड्रोन से हमला किया। दरअसल भारत के पश्चिमी तट के पास अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज को निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले के बाद जहाज में जबरदस्त धमाका हुआ। जहाज के चालक दल में 22 में से 21 भारतीय शामिल थे। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नौसेना की मदद से अब ये जहाज आगे बढ़ रहा है। भारतीय सैन्य सोर्सेज ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस द्वारा घटना की सूचना दिए जाने के बाद नौसेना के P-8I समुद्री गश्ती विमान को जहाज और उसके चालक दल की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। यूके MTO ने कहा कि भारत के वेरावल से 200 समुद्री मील दक्षिणी पश्चिम में एक जहाज पर किए गए ड्रोन हमले से धमाका हुआ और आग लग गई। सोर्सेज ने बताया कि जहाज पर सवार चालक दल के 22 सदस्य और जहाज के प्लूटो सुरक्षित है। नौसेना ने पहले ही मालवाहक जहाज की सुरक्षा के लिए अपने अग्रिम मोर्चे के युद्धपोत को घटनास्थल पर रवाना कर दिया है। और यमन के हूती विद्रोहियों ने हमास का खुला समर्थन किया है और वो समुद्र में उन जहाजों को निशाना बना रहे हैं जो या तो इजरायल जा रहे हैं या फिर इजरायल से किसी तरह का संबंध रखते हैं। हूती विद्रोही बीते कई दिनों से लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इस वजह से वैश्विक कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक महीने के भीतर हूती विद्रोही दर्जन भर से अधिक बार कमर्शियल जहाजों को निशाना बना चुके हैं।
जहाजों पर बढ़ते हमलों की वजह से वैश्विक समुदाय की टेंशन बढ़ गई है। हूती विद्रोही जिस समुद्री मार्ग पर हमले कर रहे हैं, वहां से सबसे ज्यादा कच्चे तेल और दूसरी जरूरी उत्पादों की आपूर्ति होती है। अगर हूती विद्रोहियों की हरकत जारी रहती है तो आने वाले दिनों में न केवल तेल के दामों में इजाफा होगा, बल्कि जरूरी सामान के दाम भी बढ़ेंगे। इन हमलों को लेकर भारत भी काफी चिंतित है, क्योंकि इसका असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। 19 दिसंबर को ही पीएम मोदी ने इसे लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने समुद्री यातायात की सुरक्षा को लेकर चिंताएं साझा की थी। वहीं भारत आ रहे जहाज पर हमले को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कहा गया है कि जहाज पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने यह बयान जारी किया है। चलिए भी आपको एक बड़ी खबर बता दें कि इजरायली जहाज पर हमले को लेकर यूएस का बड़ा बयान सामने आया। जहां इजरायली टैंकर पर हमले के पीछे ईरान है। ईरानी ड्रोन से टैंकर पर हमला किया गया, पेंटागन की तरफ से दावा किया जा रहा है। और अरब से भारत आ रहा था इजरायली टैंकर, अरब सागर में टैंकर पर हुआ था यह हमला और पेंटागन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यह ड्रोन ईरान का है। और गाजा में हमास ठिकानों पर सबसे बड़ी बमबारी को लेकर खबर आई, जहां 100 से ज्यादा टारगेट पर आईडीएफ का भीषण हमला हुआ। आपको बता दें, उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा तक सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है। हमास लीडर्स के खिलाफ आईडीएफ के ऑपरेशन तेज हो चुके हैं। और इस वक्त की एक और अहम खबर, कार्रवाई को लेकर कुश्ती संघ के निर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह का बयान सामने आया है। कई फैसलों को लेकर यह कार्रवाई की गई है। अंडर 15 और अंडर 20 का जो ऐलान है उसको लेकर खेल मंत्रालय नाराज है, यह कहा गया है संजय सिंह की तरफ से। जो कारण दिया गया, एक तो दिया गया है कि 60 टर्म में आपने अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल का घोषणा किया। दूसरा रीजन दिया गया है कि ऑफिस आप उसी पुरानी जगह से चला रहे हैं। तीसरा दिया गया कि नंदिनी नगर में आपने क्यों दिया, और चौथा दिया गया कि ये डिसीजन, उस डिसीजन में लोचब नहीं मौजूद थे। ये 4 डिसीजन दिया गया है।